कैश फ्लो स्टेटमेंट अब करेंगे हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट के बाद। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये अल्टरनेटिव हो रहेगा, मतलब फंड फ्लो के अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी दे सकता है, और कैश फ्लो छोड़ के जाना सही नहीं है, पिछले 2 साल से यही आ रहा है। इस बार भी लोग सोच रहे होंगे कि फंड फ्लो आएगा और कहीं आ गया कैश फ्लो, इसलिए छोटा सा आइडिया इसके बारे में लेके जाइए। फंड फ्लो आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन कैश फ्लो भी दे सकता है अल्टरनेटिव और में। चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं पहले। कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 तरह के एक्टिविटीज होते हैं कैश फ्लो में। वो एक्टिविटीज होता है पहला नंबर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल, ये 3 तरह के एक्टिविटीज होंगे। बातचीत नहीं करो ना प्लीज, ध्यान दो यहां पर। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये जनरली रिलेटेड होता है पीएल से, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। एंड लायबिलिटीज से ये रिलेटेड होता है। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज से ये रिलेटेड होता है। पीएल से इसलिए बोले क्योंकि पीएल में आने वाला सभी आइटम्स यहां पर कंसिडर्ड होगा, उसको हम लोग कंसिडर्ड करेंगे। जैसे पीएल में आने वाला डेप्रिसिएशन, जैसे पीएल में ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जैसे पीएल में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जैसे पीएल में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, जैसे पीएल में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लेस होगा, है ना। ये सब चीजें यहां पर कंसिडर्ड होगा, और फिर हम लोगों को वर्किंग कैपिटल का काम करना होगा जो कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से करेंगे, और लास्ट में टैक्स पेड करके हम लोग को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करना होगा। ऑपरेटिंग हो जाएगा, ऑपरेटिंग में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये बहुत आसान है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मतलब हम लोग जो जो एसेट्स है, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट के परचेज एंड सेल से रिलेटेड कोई भी काम होता है वो कहां जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाता है। फिक्स एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट, परचेज सेल हो, पैसा आया, सेल हुआ तो परचेज हुआ तो पैसा गया, परचेज पैसा गया, ये दोनों ही फिक्स एसेट्स का परचेज और सेल। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट से हमारा रिलेटेड होता है, डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड रिसिव्ड, याद रखिएगा रिसिव्ड बोला हूं मैं, पेड नहीं। डिविडेंड रिसिव्ड, इंटरेस्ट रिसिव्ड, रेंट रिसिव्ड, ये सब जो चीज होता है वो कहां आता है आपका, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है। और तीसरा एक्टिविटीज होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज, जो आपसे रिलेटेड होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इशू ऑफ शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, लोन पेड, लोन डिविडेंड, इंटरेस्ट पेड, मतलब ये सब चीजों से रिलेटेड होता है। डिवेंचर रिडीम्ड करोगे तो पैसा जाएगा, डिवेंचर इशू करोगे तो पैसा आएगा। इशू ऑफ शेयर्स इशू करोगे तो पैसा आएगा और बायबैक करोगे तो पैसा जाएगा। प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे तो पैसा आएगा और रिडीम्ड करोगे तो पैसा जाएगा। उसी तरह से डिविडेंड और इंटरेस्ट पेड, ये सब चीजों का काम होता है यहां पर। हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग यहीं पर कैलकुलेट करते हैं, उसको करंट लायबिलिटीज नहीं मानते। क्या चीज बोले मैंने, बैंक ओवरड्राफ्ट को कहां पे लेंगे हम लोग, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में लेंगे, क्योंकि
ये फिनेंस का एक पार्ट होता है। तो ये 3 पार्ट में आपके टोटल एक्टिविटीज डिवाइड होते हैं। ठीक है, तीनों पार्ट में हम लोग का टोटल एक्टिविटीज डिवाइड होते हैं। ये तीनों एक्टिविटीज आप देख लीजिए, कैश फ्लो, और यहां पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यहां ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और फाइनेंशियल एक्टिविटीज। बस इसका एक जरा सा आइडिया होना चाहिए हमें। ये जरा सा आइडिया के साथ हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक सम आपको बना रहे हैं। तो सबसे पहले इसके फॉर्मेट के बारे में बात कर लिया जाए। यहां पर लिखेगा कौन सा कंपनी का बना रहे हैं हम लोग कैश फ्लो, हाँ, तो ऊपर कंपनी का नाम लिख लेंगे जेपी इंटरनेशनल। यहां लिख लेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। और पूरे पेज में ऐसा एक स्टेटमेंट बना लेंगे, पर्टिकुलर्स, डिटेल, अमाउंट, यहां फॉर द ईयर एंडेड लिखना है, कैश का फ्लो होना। कैश का फ्लो मतलब वही फंड का फ्लो, कैश आना और जाना, इसी के स्टेटमेंट को हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। किस किस ऐसे एक्टिविटीज से पैसा गया और किस किस एक्टिविटीज से पैसा आया, उसी को हम लोग 3 एक्टिविटीज में बांट देते हैं। ठीक है, नंबर ए लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अंडरलाइन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कर लिए? ये करते ही आप नेक्स्ट पेज में चले जाइए, क्योंकि सारा चीज इसी पे डिपेंड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे। इसके लिए हम लोग को बनाना होगा सबसे पहले एडजस्टेड पीएल, एडजस्टेड पीएल,
एडजस्टमेंट पीएलएन अकाउंट, ये है पीएलएन एडजस्टेड अकाउंट का फॉर्मेट, और छोटे छोटे कई सब्सिडियरीज अकाउंट इसके पीछे खोल ले जाएंगे। अब हम लोग उसी तरह से सोचेंगे जैसा हम लोग अभी अभी फंड फ्लो में सोच रहे थे। ठीक है, फंड फ्लो में हम लोग जो सोच रहे थे, यहां पर एडजस्टेड पीएल का बात करेंगे। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी पीएल का देखिए, आपके पास एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे क्वेश्चन को, एक बैलेंस शीट दिया होगा और उस बैलेंस शीट पे पीएल का एक बैलेंस दिखा रहा होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल का एक बैलेंस दिखा है क्या? रिजर्व एंड सरप्लस के पास लिखा है, खाली रिजर्व एंड सरप्लस है, तो उसी को हम लोग मान लेंगे वो पीएल का बैलेंस है। रिजर्व एंड सरप्लस का ओपनिंग कितना है? 50,000। हाँ, पहले बताओगे 18 का, 18 का कितना है? 40,000। 19 का कितना है? टू बैलेंस सीडी कितना है? 50,000। बाई बैलेंस बीडी एंड टू बैलेंस सीडी लिख दिए क्या? सबसे पहला नंबर काम हो गया। उसके बाद आप एडजस्टमेंट में जाइए। पहला एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसमें क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यही है ना? मतलब सारे फिक्स एसेट्स इसी में इंक्लूड है। अकाउंट पीपीए अकाउंट बनाएंगे। एसेट्स का ओपनिंग वैल्यू कितना है? कहां है क्वेश्चन? 6 लाख नहीं, पहला उल्टा दिया हुआ है। 3,55,000। 3,55,000 है। 3,55,000। यहां पे हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड नीचे दिया हुआ है ना, तो बाई बैलेंस बीडी कितना है? और प्लांट एंड मशीनरी बना रहे हैं, मैंने पीएल सोच लिया। ठीक है, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना है? 3,55,000। बाई बैलेंस सीडी 6,20,000। पहला एडजस्टमेंट क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन दिया हुआ 2 साल का और सेल का अमाउंट दिया हुआ है। सेल कितना लिखा हुआ है? सोल्ड फॉर 50,000। 50,000। पूरा लाइन पढ़ो। Accumulated depreciation of PPE amounted 1,60,000। ठीक है, 85,000। ठीक है। 4 years respectively। हाँ, And a plant costing 30,000 जिसमें 25% depreciation है, was sold for 50,000। कॉस्टिंग 30,000। याद रखिएगा क्या लिखा हुआ है? कॉस्टिंग जिसका 25% डेप्रिशिएट हो चुका है। तो 30,000 का अगर 25% डेप्रिशिएट हो चुका है, कोई प्लांट 30,000 का कॉस्टिंग था, उसका 25% डेप्रिसिएशन हो चुका है, तो 25% होता है 7,500। उसका आज के डेट का वैल्यू होगा 22,500। कितना होगा? उस 22,500 के मशीन को 50,000 में बेच रहा है। कितना में बेच रहा है? 22,500 की मशीन को 50,000 में बेच रहा है, तो बाई बैंक कितना लिख देंगे? 50,000। प्रॉफिट कितना हुआ? वो 27,500 हमारा प्रॉफिट हुआ, उसको हम लोग लिख देंगे 27,500 यहां पर। ठीक है, ये चीज समझ में आया क्या? 30,000 का मशीन था जिसका 25% वैल्यू डेप्रिशिएट हो चुका था, तो उसका आज के डेट का वैल्यू है 22,500, और उस 22,500 के मशीन को हम बेचेंगे कितना में? 50,000 में, तो 27,500 का प्रॉफिट हुआ। अब इस साल का डेप्रिसिएशन करेंगे बाई डेप्रिसिएशन। क्लोजिंग में बोलो कितना था? 1,85,000। ओपनिंग में बोलो कितना था? 1,60,000। इसमें से उस मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे जो बिक गया, ये वाला बात कर रहे हैं हम, जो उसका डेप्रिसिएशन हो चुका है वो मैंने, ये माइनस करने के बाद आप बैलेंसिंग फिगर इसका कैलकुलेट करोगे, कितना का डेप्रिसिएशन? 32,500। अब इसको टोटल करिए, इसको टोटल करके
टू बैंक, ये टोटल बोले। हाँ 7 लाख 2,000 3,20,000 का प्लांट एंड मशीनरी आपने खरीदा है। 3,20,000 का प्लांट एंड मशीनरी। अब इसी में आप इन्वेस्टिंग का काम हो गया। इन्वेस्टिंग करते समय आपको दोबारा नहीं सोचना है, आप अकाउंट बना लिए ना। यहां से जो नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश आइटम मतलब क्या, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, जैसे पीएलएन हो गया, ये प्रॉफिट जो हुआ था, इसको आप एडजस्टेड पीएल में भेज दीजिए। एडजस्टेड पीएल में बताइए, पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर टू साइड में डेप्रिसिएशन। टू डेप्रिसिएशन कितना, 32,500 और बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट कितना, 27,500। सही है ना। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट किस पर है, पूरा लाइन पढ़ोगे। टैक्स पेड इनटू शेयर। ठीक है, लैंड खरीदा है, लैंड एंड स्टॉक। ये एडजस्टमेंट तो देखा ही नहीं मैंने। चलिए एक बार अकाउंट में फिर आइए वापस। अच्छा लैंड खरीदा है ना, ठीक है ठीक है, लैंड खरीदा है तो कितना का लैंड खरीदा है, 1,50,000। यहां पे लिखिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पीपीई अकाउंट में। हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000 तो अब 3,20,000 में से 1,50,000 माइनस कर दीजिए, वो होगा बैंक 1,70,000। 170। समझ आया बात, नहीं आया समझ में। यहां पर एक एसेट्स खरीदा था लैंड, और लैंड जो होता है वो पीपीई के अंदर में आता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आता है। उसका पैसा वो पैसा नहीं दिया था, शेयर दे दिया था। क्या दे दिया था, शेयर। तो इसीलिए हम टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1.5 लाख लिख दिए। और बैलेंसिंग फिगर जो हमारा परचेज हुआ था 3,20,000, इस एडजस्टमेंट के बाद हमारा परचेज होगा 1,70,000। बाकी कोई चीज में चेंजेस नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये 1,70,000 का पैसा गया है। समझ में आया, तो ये एंट्री हो गया। तो बाकी सब तो हम लोग कर दिए। एडजस्टमेंट नंबर इसमें जो बोला है लैंड खरीदा है ना, और स्टॉक तो लिखेंगे लैंड अकाउंट डेबिट, एडजस्टमेंट नंबर 3 है ना। लैंड अकाउंट डेबिट है 1.5 लाख का। स्टॉक कितना का खरीदा, 40,000। 40,000 का। और पेमेंट कितना किया, 2 लाख। तो टू शेयर कैपिटल कितना हो गया, 2 लाख। 2 लाख का। बैलेंसिंग फिगर कितना आया, गुडविल 10,000। वो 10,000 जो ज्यादा हमने पेमेंट किया वो गुडविल है। अब गुडविल देखिए बैलेंस शीट में है क्या, हाँ सर, बैलेंस शीट में गुडविल है तो हाँ। चलिए हम लोग एक छोटा सा गुडविल अकाउंट बना देते हैं, ताकि ये पता चलेगा कि गुडविल कितना रिटर्न ऑफ हुआ इस बार। गुडविल अकाउंट बैलेंस शीट में है तो बोलिए टू बैलेंस बीडी 75,000। 75,000 बाई बैलेंस सीडी 60,000। 60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000। ठीक है, तो ये वाला जो इक्विटी शेयर कैपिटल देकर खरीदे थे, डिफरेंस कितना हुआ बाई पीएल। पीएल के डेबिट में कितना आ जाएगा, 85 माइनस 60 15,000। क्लियर है क्या, यस सर, क्लियर है। ये गुडविल जो आया था ना, ये गुडविल राइट ऑफ करने में काम आएगा। 75,000 आपका था ओपनिंग में, 10,000 रुपया का अभी हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल करके इशू किए हैं, 60,000 रुपया क्लोजिंग में है। तो बैलेंसिंग फिगर हमारा राइट ऑफ हुआ है। क्या हुआ है, राइट ऑफ। ये राइट ऑफ वाला कहां लिखेंगे हम लोग, पीएल के डेबिट में, टू गुडविल राइट ऑफ। कितना है इसके बाद, एडजस्टमेंट कितना है, ये 15 है ना, हाँ 15,000 ये गुडविल निकाल लिया हम लोग। इसके बाद एडजस्टमेंट क्या है, हाँ फिर से बताएं, देख लीजिए गुडविल अकाउंट देख लीजिए। टू बैलेंस बीडी एसेट्स है, वाई बैलेंस सीडी 15 तो नहीं आया, 25 आ रहा है तो बोलना चाहिए ना यार। अच्छा 25,000 है तो 85 था, ठीक है 25,000। ओके, इस 25,000 को कहां रखेंगे हम लोग, इस 25,000 को हम लोग लिख देंगे यहां पर, हाँ पीएल के डेबिट में। टू गुडविल रिटर्न ऑफ, हाँ टू गुडविल रिटर्न ऑफ।
समझ आया? ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर नेक्स्ट पढ़िए एक बार शायन, नेक्स्ट पढ़ो Dividend एडजस्टमेंट। for 2018 amounting to rupees 30,000 was paid along with an interim dividend of 5% on opening equity capital during 2019. ठीक है, ऊपर प्रपोज डिविडेंड बोलकर कुछ नहीं है ना? नहीं, डिविडेंड पेड हुआ है अलोंग विथ इंटरिम डिविडेंड। तो यहां पर लिखिए टू डिविडेंड कितना परसेंट बोला है? 5%. 5%। प्रीवियस ईयर का इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? Previous year equity share capital 1,80,000. 1,80,000 का 5%, 1,80,000 था ना? Sir, लिखा है डिविडेंड अमाउंटिंग 30,000 was paid along with interim dividend 5%. अच्छा, ठीक है, तो डिविडेंड 30,000 है और 5% इंटरिम डिविडेंड ऑफ ओपनिंग, तो दोनों को मिलाकर कितना? ओपनिंग इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? 1,80,000। 1,80,000 था तो 1,80,000 था, तो 1,80,000 का 5% बोले तो 9,000 हो गया। और इस साल का डिविडेंड, पिछले साल का डिविडेंड 30,000 था, तो 9,000 और 30,000 कितना हो गया? 39,000 हो गया कि नहीं हो गया? एक साथ दे दिए, ठीक है ना? अब क्या है नेक्स्ट एडजस्टमेंट? टैक्स लायबिलिटीज के बारे में नीचे क्या बोला है? Tax liabilities for 2018 was settled at 28,000. चलिए, टैक्स लायबिलिटी मतलब पीएफटी। क्या? PFT. पीएफटी। ऊपर देखिए बैलेंस होगा, बाई बैलेंस बीडी। PFT का यस सर है ओपनिंग में बैलेंस कितना है? 20,000. आवाज नहीं करोगे, आवाज नहीं, क्लास हो रहा है। बाई बैलेंस बीडी कितना? 30। टू बैलेंस सीडी कितना? 40। फिर क्या लिखा हुआ है? फिर लिखा है सेटल्ड मतलब पेड हुआ है। टू बैंक कितना? 28,000. 28,000। बैलेंसिंग फिगर पीएल, बैलेंसिंग फिगर पीएल कितना हुआ? कितना? बोलता नहीं है। 48,000। 48. डाउट नहीं रखो, 48 हो गया। पीएल के डेबिट में लिखेंगे टू पीएफटी। पीएफटी 48. कितने का? 48,000. 48,000 का। इतना ठीक है? हाँ. फिर प्रपोज, इसके बाद क्या है? प्रपोज डिविडेंड फॉर 2019 रुक was जाए, rupees. वो दो। हाँ, क्या इसके बाद प्रपोज डिविडेंड? Proposed dividend for 2019 was rupees 60,000. प्रपोज डिविडेंड है 60,000. कौन से साल का? 2019. हम लोग बना किस साल का रहे हैं? 19 का 20 का बना है. करंट ईयर 19. नीचे दिया हुआ है, छोड़ दो, इग्नोर करेंगे ना, अभी जो बोले वही चीज तो है। करंट ईयर का इग्नोर करेंगे, नीचे दिया हुआ है तो, है ना? तो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड आपको इग्नोर करना है, वो बेकार का एडजस्टमेंट है। करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड अगर खाली नीचे दिया हुआ है तो ये यूजलेस है, उसके आपको कुछ नहीं करने हैं। क्लियर है क्या? अब ऊपर का कुछ बात है, एक बार क्वेश्चन दिखा दो, हम देख लेते हैं, फिर सब चेक कर लेते हैं। दोनों में यही करना है। देखिए, इसके बाद क्वेश्चन में आप देख लोगे, डिवेंचर है, टर्म लोन है, किसी में भी परसेंटेज नहीं है। सुन लोगे, मैं एक ही सम करवा रहा है तो इसी में सब बताना होगा ना। अगर डिवेंचर के पहले 10% या 12% या 9% रहता है तो ओपनिंग वैल्यू पे आप इंटरेस्ट निकाल लोगे 9% और उसको आप यहां लिख दोगे। डिवेंचर और लोन सभी पे नहीं, सिर्फ डिवेंचर और लोन पर लॉन्ग टर्म बॉरोइंग ध्यान रहेगा। लोन पर परसेंटेज अगर पीछे लिखा हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस का निकाल कर यहां पे लिखना है और फाइनेंशियल एक्टिविटीज में वो माइनस होगा। इसके अलावा आपका यहां पे और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बाकी कुछ है ही नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस सब कुछ हो ही गया। अब आप काम करो, पहले जो एडजस्टेड पीएल है इसको कर दो टोटल। एडजस्टेड पीएल को टोटल कर दो, डेप्रिसिएशन हम लोग लिखे थे ना, एडजस्टेड पीएल को टोटल कर दो और यहां पे लिखो बाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
ये टोटल करके 194 500 माइनस करके 1,00,000 ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सबसे ज्यादा टाइम यहीं पे लगेगा। अब पूरा सम हमारा बन जाएगा आराम से, है ना। जब आपका ये निकल गया ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो आप देखिए कैसे हम लोग कैश फ्लो बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग लिखना है यहां पर क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आया था, 1,27,000 इनर कॉलम में लिख देंगे। ऐड लिखेंगे इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, गलत गलत गलत, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, करंट एसेट्स स्लैश डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। अरे यार हो क्या गया, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। दो चार लाइन छोड़कर लिखेंगे लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स ऑब्लिक डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। समझ गए बात, क्लियर है। तो एसेट्स उल्टा होगा, बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा। लाइबिलिटी सीधा होता है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, है ना। लाइबिलिटी बहुत सीधा होता है, बढ़ेगा तो बढ़ता ही रहता है, ठीक है, घटता नहीं, ठीक है। देखिए सबसे पहले वहां पे करंट एसेट्स वाला हेडिंग देखिए, पहला करंट एसेट्स बताइए क्या है, इन्वेंट्री है ना। लेकिन इन्वेंट्री आपका ओपनिंग में कितना दिख रहा है, बाद में 70 है। आपको दिख रहा होगा कि 40,000 घट रहा है और आप 40,000 लिख दोगे ना। परचेज भी तो हुआ था इन्वेंट्रीज, ठीक है। तो ओपनिंग में कितना था, स्टॉक देख लो, स्टॉक के बारे में मैं बता देता हूं। यहां स्टॉक है ना, स्टॉक का एक अकाउंट बना लो छोटा सा, 2BD बोलो कितना था स्टॉक का ओपनिंग, 1,10,000। बाई CD बोलो, अभी देखो एक स्टॉक खरीदा गया था 2 इक्विटी शेयर कैपिटल से, खरीदा गया था कि नहीं, कितना का था। अब बैलेंसिंग फिगर बताओ, डिक्रीज मतलब बेच दिया गया, 1,40,000 में से 70 गया, 80,000 का डिक्रीज हुआ, समझ आया। अभी हमारे कैलकुलेशन से कितना आ रहा था, 70,000 का आ रहा था, अभी कितना आ रहा है 80,000, आया कि नहीं 80, हाँ। तो ये 80,000 क्या हुआ, डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ ना, बाई साइड में आया है। देखो बाई साइड में मतलब क्या हुआ, कोई भी एसेट्स बाई साइड में होता है तो घटता है, तो डिक्रीज हुआ ना, तो डिक्रीज हो गया यहां पर। तो डिक्रीज वाले में लिख देंगे, कितना लिख देंगे, क्या लिखेंगे, स्टॉक 80,000 रुपया, बाई डिक्रीज लिखो, बाई बैंक लिखो, घटा है, बस घटा है, आप खुद के हिसाब से लिख लो कि वो घटा है। आगे कुछ है, इन्वेंट्री के बाद क्या है, डेटर शुरू में कितना है, बाद में 1,20,000 है, बाद में 75 है, ऊपर ही जाएगा ना, कितना है, कितना से घटा है 45। नेक्स्ट बोलो, उसको अभी नहीं काम करते, वो बाद में काम आता है एकदम लास्ट में। उसके बाद क्या है, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज बोलो, बैंक ओडी यहां नहीं लेंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस किसमें, एसेट्स में है, एसेट्स में है, हाँ बोलो शुरू में कितना है, बाद में घट रहा है, लोन्स एंड एडवांसेस यहां लिख दो, घट रहा ना, एसेट्स है ना, 10,000 है तो फिर बोलो, अच्छा ये घट रहा है, एसेट्स में लिखा हुआ है ना, ठीक है ठीक है, इसको ऊपर ही लिखो,
घट रहा है मतलब बढ़ेगा, बढ़ रहा है मतलब घटेगा, ठीक है। तो ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सब ऐड ही हो रहा है यहाँ पे। नहीं, डिस्काउंट ऑन ऑफ डिवेंचर एडजस्टेड पीएल में नहीं लिखे थे, ठीक है कोई बात नहीं, रुको। लोन्स एंड एडवांसेस कितना था, लोन्स एंड एडवांसेस 10,000। रुको, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर पहले बताना चाहिए था ना कि था। चलिए कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे वापस, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, करंट लायबिलिटी में बताओ कितना है शुरू में, बड़ा है भी। ट्रेड पेएबल ऊपर जाएगा, ऐड होगा, जाएगा ना। ट्रेड पेएबल क्या होगा, ऐड होगा। ट्रेड पेएबल नहीं, कितना है ट्रेड पेएबल, और कुछ है नहीं, बैंक ओडी फाइनेंशियल एक्टिविटीज में हो गया। एक चीज देखेगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर शुरू में कितना था, बाद में कितना था, 10,000 से घटा था ना। ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर आपको लिखना चाहिए था एडजस्टेड पीएल में, जो कि छूट गया था। हाँ, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को लिख लीजिए, ये फिक्सिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ हुआ है, डिवेंचर्स कितना का रिटर्न ऑफ हुआ है, 10,000 का। क्या 10,000 यहां लिख दिए, यहां पे आप 10,000 बढ़ा दो, 1,37,000 कर दो, यहां पर भी आप 1,37,000 कर दो, समझ आए बात। अब सबको जोड़ दो और देख लो, कुछ छूटा तो नहीं है, एक बार देख लेना ठीक से। हाँ, अभी पकड़ा गया। आगे कुछ है, 2,92,000, ये 2,92,000 हो गया। लेस करने वाले में कुछ तो था नहीं, अब करेंगे लेस टैक्स पेड। क्या पेड, टैक्स कितना में सेटल्ड हुआ था, वो पेड जो हुआ था 28,000 यहां पे लेस कर देंगे, कितना बच गया, 2,64,000। ये 2,64,000 बाहर वाले कॉलम में लिख देंगे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गया मेरा, समझ आया। अब बी नंबर करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, समझ आया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम लोग पीपीई अकाउंट बनाए थे ना, पीपीई में 2 बैंक था कि नहीं था। ये 2 बैंक जो 1,70,000 का था वो हमारा परचेस था, और बाई बैंक जो लिखा हुआ ना 50,000 रुपया का, ये हमारा सेल था। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सेल ऑफ प्रॉपर्टी, कितना था 50,000, और फिर लिखेंगे परचेज ऑफ प्रॉपर्टी जो 2 साइड में बैलेंसिंग फिगर आया था बैंक के सामने 1,70,000, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, समझ आया। इन्वेस्टमेंट भी है क्या, इन्वेस्टमेंट है नहीं है, और कोई एसेट्स है, नहीं, फिक्स एसेट्स में और कुछ नहीं है। तो चलिए यहां पे गया 1,20,000 बाहर, खत्म बात, ब्रैकेट में। ये कैश यूज्ड हुआ, क्या हुआ, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। और सी नंबर हम लोग क्या करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, अंडरलाइन। फाइनेंशियल एक्टिविटीज में बताइए क्या है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। शुरू में कितना था, बाद में तुम डिफरेंस निकाल दिया और 2,30,000 बोल दिए, नहीं। हाँ, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल
शुरू में कितना था इक्विटी शेयर कैपिटल? शुरू में कितना था? 1,80,000। बाई बैल BT 1,80,000। 2 बैल CD कितना? 4,10,000। बाई लैंड बिल्डिंग कितना का खरीदे थे? 1,00,000 का। बाई स्टॉक 40,000। बाई गुडविल 10,000। सब मिला के 1,50,000। आप एसेट्स लिख सकते हो, सन्ड्री एसेट्स लिख सकते हो। अरे प्रॉपर्टी नहीं था क्या 1,00,000 का? अरे 1,50,000 दो। 1,50,000 का था। अच्छा टोटल मिला के 2,00,000 का पेमेंट हुआ था। ठीक है, तो ये 1,50,000 का था। समझ आया बात? तो ये कितना हो गया? 1,80,000, 1,50,000 और ये हो गया। तो अब देखो कितना डिफरेंस हुआ। बस 30,000। तो 4,10,000, 4,10,000 माइनस सब कुछ कर दिया तो 30,000 खाली इशू हुआ है। खाली कितना इशू हुआ है? तो यहां पे लिख देंगे 30,000। समझ आया? इशू ऑफ इक्विटी से प्रीमियम भी है क्या? क्या हो गया भाई? सिक्योरिटी प्रीमियम भी है क्या? नहीं है। आगे बोलो। प्रेफरेंस शेयर शुरू में कितना है? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स शुरू में कितना है? बाद में तो रिडम्ड हुआ। अरे तो रिडीम थोड़ी हो जाएगा, लिखा हुआ है। शुरू में 1,00,000 था, बाद में 1,50,000 था, तो बढ़ा कि घटा? तो इशू लिखेंगे ना। रिडीमेबल तो उसका नाम है, लिखना है इसको, कभी ना कभी वापस करना है। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना हुआ? 50,000 बिना ब्रैकेट के। फिर बोलो डिवेंचर्स, बोलो शुरू में कितना था? 1,50,000। बाद में 1,00,000। तो ये रिडेम्ड हुआ। ये क्या हुआ? रिडीम्ड हुआ। कम हो गया मतलब पैसा वापस कर दिए। कितना? 50,000 ब्रैकेट में। फिर बोलो टर्म लोन शुरू में कितना था? हाँ, बाद में बढ़ा के घटा? रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन, रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन, लोन चुका रहा है, अच्छा बात है। रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन कितना है? 50,000 प्लस फिर क्या है? नहीं नहीं, ये माइनस होगा। बैंक ओडी क्या है? शुरू में कितना था? बाद में कितना था? ये भी घटा दिया। बैंक ओडी भी खत्म कर दिया। अच्छा पैसा कमाया है। रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट कितना रुपया? 60,000 माइनस में। प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड था ना? कितना रुपए का डिविडेंड था? 39,000 का ब्रैकेट में। प्लस माइनस करके कितना आया? माइनस 1,19,000 माइनस में। कैश यूज्ड। अब देखो कि बाहर वाले कॉलम में बाहर वाले कॉलम में कितना है? बाहर वाले कॉलम में कितना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का अमाउंट? हाँ
2,64,000 और 2 माइनस का फिगर है, तो आया 25,000। 2 माइनस का फिगर है ना, तो सब कुछ करने के बाद 25,000 प्लस में आया ना, सामने लिख दो 25,000, लिख दिए, सामने लिख दो नेट चेंज इन कैश, नेट चेंज इन कैश, ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, कुछ नहीं है, क्लोजिंग में कितना है, 25,000। इतना ही है ना, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस नील है, तो क्लोजिंग में कितना बचा है, सामने लिख दो क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, समझ आया, क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, ओपनिंग का कैश एंड बैंक बैलेंस को जोड़ने पर उतना ही रुपया आपका आना चाहिए जितना क्लोजिंग के कैश एंड बैंक में आपके एसेट्स में दिया हुआ है, अगर ऐसा बन रहा है तो आपका कैश फ्लो मैच हो गया, तो दो स्टेटमेंट तो हम लोग का मैच ही हो जाता है, वैसे तो आपका होल्डिंग कंपनी में मैच होता है, ठीक है, तो कैश फ्लो फंड फ्लो का आज समापन हुआ, कल आपका टेस्ट है, क्या चीज का टेस्ट है, रेशियो का, फंड फ्लो का, कैश फ्लो का,